Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel इकबाल हेल्थ सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात और हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में आपको तफसील से बताया था। फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको हैज़ा की वजूहात, अलामात और हैज़ा की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल्स में जानने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएँ। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। फ्रेंड्स, हैज़ा एक मुतअद्दी मर्ज़ है। इस बीमारी में अचानक अंतड़ियों में मरोड़ शुरू हो जाते हैं और साथ कै और दस्त लग जाते हैं। हैज़ा आमतौर पर मौसम गर्मा और बरसात में फैलता है। हैज़ा की मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये मर्ज़ एक जरासीम के बायस होता है जो कि वाटर बोर्न बैक्टीरियम है जिसका नाम विब्रियो कॉलराय है। हैज़ा के मरीज़ में मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि जरासीम के हमला आवर होने के कुछ घंटे बाद या चंद दिनों बाद शदीद नोयत के दस्त लाहक होते हैं। इन दस्तों के हमरा कभी पेट में दर्द होता है और कभी बगैर दर्द के भी दस्त होते हैं। दस्तों के शुरू होने के बाद उल्टियाँ होने लगती हैं, जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगती है। हैज़ा का मरीज़ कमज़ोर हो जाता है और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगता है। मरीज़ की प्यास बढ़ जाती है, मरीज़ की नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ के मसल्स में अकड़ाव और शदीद हालतों में तशन्नुज होने लगता है। मरीज़ का पेशाब कम हो जाता है और फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। डिहाइड्रेशन और वीकनेस के बायस मरीज़ की आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात स्याह सुफ़रावी कै आने लगती है जिसके लिए मरीज़ को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। मरीज़ बेइंतहा कमज़ोरी महसूस करता है। अगर मर्ज़ शदीद हो जाए तो मौत हो सकती है। व्यूअर्स, हैज़ा की वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, जैसा कि मरीज़ को सदमा हो सकता है। इसके अलावा मरीज़ के खून में जहरीले मादे बढ़ जाते हैं। अगर ये मर्ज़ किसी हामला को हो जाए तो उसका हमल भी हो सकता है। हैज़ा की वजह से बाज़-औक़ात पित्ता की सोजिश हो जाती है, दिल फेल हो जाता है और बाज़-औक़ात मरीज़ को फेफड़ों की सोजिश हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, हैज़ा के बारे में कोई मेडिसिन तजवीज़ करने से पहले आपको हैज़ा और फूड पॉइजनिंग के बारे में फ़र्क जानना चाहिए ताकि मर्ज़ की सही तशख़ीस हो सके और उसके मुताबिक मेडिसिन तजवीज़ की जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको हैज़ा और फूड पॉइजनिंग की अलामात 1 बाय 1 बताता हूँ ताकि आप हैज़ा और फूड पॉइजनिंग में फ़र्क के मुतल्लिक़ जान सकें। मेडिकल की ज़बान में हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, हैज़ा का मर्ज़ दस्तों से शुरू होता है जबकि फूड पॉइजनिंग कै से शुरू होती है। हैज़ा में मतली कम होती है और फूड पॉइजनिंग में मतली ज़्यादा होती है। हैज़ा में उबकाइयाँ नहीं आती जबकि फूड पॉइजनिंग में उबकाइयाँ आती हैं। हैज़ा में पानी की तरह पतली कै लगातार हुआ करती है जबकि फूड पॉइजनिंग में कै लगातार नहीं होती और पानी की तरह नहीं होती। हैज़ा की कै में खून हो सकता है और फूड पॉइजनिंग की कै में खून होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैज़ा और फूड पॉइजनिंग में पखाने लगातार होते हैं, मगर हैज़ा के पखाने में अमूमन खून नहीं होता और फूड पॉइजनिंग के पखाने में अक्सर औक़ात खून होता है। हैज़ा के मरीज़ के पेट में सख्ती नहीं होती जबकि फूड पॉइजनिंग के मरीज़ का पेट सख्त होता है। हैज़ा में मसल्स में तशन्नुज शदीद हुआ करता है जबकि फूड पॉइजनिंग में तशन्नुज सिर्फ टांगों में होता है। हैज़ा में दर्जा हरारत कम हो जाता है
जबकि फूड पॉइजनिंग में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। हैज़ा में सर दर्द नहीं होता, जबकि फूड पॉइजनिंग में अक्सर औकात सर दर्द होता है। हैज़ा में पेशाब रुक जाता है, जबकि फूड पॉइजनिंग में पेशाब कभी कभार रुकता है वरना नहीं रुकता। हैज़ा के मरीज के खून का मुआयना करवाने पर वाइट सेल्स बड़े हुए होते हैं, जबकि फूड पॉइजनिंग के मरीज में वाइट सेल्स नॉर्मल होते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको हैज़ा की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में तफसील से बताता हूँ, तो आप इन रेमेडीज़ की अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हैज़ा के मरीज़ को ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ तजवीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हैज़ा का मरीज़ घबराहट, बेचैनी और शदीद प्यास महसूस करता हो और मरीज़ बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता हो, इसके अलावा मरीज़ शदीद कै कर रहा हो और मरीज़ को चावल की पिच की तरह के दस्त आते हों, तो ऐसे मरीज़ के लिए होम्योपैथिक रेमेडी आर्सेनिक एल्बम 30 तजवीज़ की जा सकती है। अगर हैज़ा के मरीज़ का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ जाए और मरीज़ मौत के मुंह में जाता नज़र आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी कैम्फर का मद टिंचर दिया जा सकता है। इससे मरीज़ का जिस्म गर्म होने लगता है और मरीज़ की जान बच जाती है। फ्रेंड्स, अगर हैज़ा के मर्ज में कै किसी दवा से ना रुकती हो और मरीज़ को तशन्नुज हो रहा हो, तो होम्योपैथिक रेमेडी क्यूप्रोमेट 30 इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों के हैज़ा में इस दवा का असर नहायत काबिल तारीफ है। अगर मरीज़ की आंखें अंदर को धंस जाएं, जिल्द का रंग नीला होने लगे और कड़ोल पड़ते हों, तो होम्योपैथिक रेमेडी क्यूप्रोमेट 30 बेबदल दवा साबित होती है। फ्रेंड्स, अगर हैज़ा के मरीज़ के माथे पर ठंडे पसीने आते हों और मरीज़ प्यास की ज़्यादती महसूस करता हो, मरीज़ का जिस्म बाहर से ठंडा लेकिन अंदर से आग लगी हुई महसूस होती हो, चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई हो, दस्त आबी और बकसरत हो, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी वेरेट्रम एल्बम 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, बच्चों के हैज़ा में होम्योपैथिक रेमेडी एथूजा 30 इस्तेमाल की जा सकती है। इस दवा की खास अलामात में बच्चा दूध पीते साथ ही दही बनाकर कह कर देता है। फ्रेंड्स, अगर हैज़ा के मरीज में पखाना बार बार और थोड़ी मिकदार में आए, हैज़ा की वजह मौसम की तब्दीली हो, प्यास ज़्यादा, मौत का खौफ, घबराहट और बेचैनी हो और पखाने पानी की तरह पतले और सब्ज रंग के हों, तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी एकोनाइट 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर हैज़ा की सूरत में मरीज़ की हालत नाजुक हो चुकी हो और मौत करीब नज़र आने लगे, तो होम्योपैथिक रेमेडी कार्बोवेश 30 इस्तेमाल की जा सकती है। इस दवा की मज़ीद अलामात में कमज़ोरी के बायस दस्त और कै बंद हो जाते हैं, मरीज़ का जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, मरीज़ अंदर से बेहद जलन महसूस करता है और मरीज़ हर वक्त पंखा झुलाने की ख्वाहिश करता है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामात पाई जाए, तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक रेमेडी कार्बोवेश 30 इस्तेमाल कराई जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज़ में हैज़ा की आखिरी स्टेज आ चुकी हो, तो ऐसे मरीज़ को होम्योपैथिक रेमेडी सिकेलकार 30 इस्तेमाल कराई जा सकती है। इस दवा की अलामात में मरीज़ का जिस्म ठंडा होता है, लेकिन वो अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ना पसंद नहीं करता। इस आखिरी स्टेज में मरीज़ की नब्ज़ तकरीबन डूब चुकी होती है और इस सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी सिकेलकार 30 देने से मरीज़ के हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हैज़ा के मरीज़ के लिए आराम बहुत ज़रूरी है। हैज़ा के मरीज़ को गर्म रखना चाहिए। इसके लिए गर्म पानी की बोतल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मर्ज की शिद्दत की वजह से पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर का अवलीन फ़र्ज़ है कि मरीज़ को निमकोल वाला पानी पिलाए। इसके साथ साथ जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ मरीज़ को तजवीज़ की जाएं, वो रेमेडीज़ भी पानी में देना ज़्यादा मुफीद है। मरीज़ की प्यास बुझाने के लिए मरीज़ को बर्फ़ चूसने के लिए दे सकते हैं, और जब हैज़ा कंट्रोल हो जाए
تو آہستہ آہستہ مریض کی غذا شروع کر دیں، لیکن شروع میں مریض کو ہلکی اور زود ہضم غذا دینی چاہیے۔ فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔